नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प साहित्यिक कृति पर चर्चा करने जा रहे हैं। किताब का नाम है लेटर्स टू सेल्फ। यह नरेंद्र मोदी द्वारा लिखे गए विचारों और कविताओं का संकलन है। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो इस किताब के सारांश और कुछ विश्लेषणों पर आधारित है, और हमारा इरादा है कि इन स्रोतों के जरिए पुस्तक में व्यक्त किए गए भावों और विषयों को हम थोड़ा गहराई से समझें। बिल्कुल, एक तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है। हाँ, और दिलचस्प बात यह भी है कि ये रचनाएं मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थीं। अच्छा, गुजराती में? हाँ, जी। बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद भावना सोमैया ने किया और ये अंग्रेजी संस्करण 2022 में प्रकाशित हुआ। हाँ, 2022 में भावना सोमैया ने अनुवाद किया। तो चलिए इस संग्रह के पन्नों में थोड़ा उतरते हैं, देखते हैं कि ये कविताएं और चिंतन लेखक की सोच, उनकी भावनाओं के बारे में क्या बताते हैं। क्योंकि जब सार्वजनिक जीवन के लोग कला के माध्यम से अपनी निजी दुनिया की झलक दिखाते हैं तो हमेशा एक उत्सुकता तो रहती है। बिल्कुल रहती है। एक अलग पहलू देखने को मिलता है। तो जैसा हमने सुना, ये पुस्तक कई सालों में लिखी गई कविताओं और विचारों का एक संग्रह है। बिल्कुल। मूल गुजराती कृति आंख आधन्य छे का अंग्रेजी अनुवाद, जैसा आपने बताया, 2022 में आया। हाँ। करीब 272 पृष्ठों की किताब है ये। हाँ, 272 पेज। तो मतलब ये कोई छोटी मोटी डायरी नहीं, बल्कि एक ठीक ठाक संग्रह है। हाँ, ये सिर्फ कुछ पन्ने नहीं, बल्कि एक लंबी अवधि में महसूस किए गए विचारों का प्रतिबिंब लगता है। बिल्कुल सही कहा। और इन रचनाओं की प्रकृति, जैसा कि हमारे शोध बताते हैं, वो काफी हद तक भावनात्मक है, चिंतनशील है और आत्मविश्लेषणात्मक भी। लेखक ने इसमें प्रकृति, जीवन के उतार चढ़ाव, संघर्ष, उम्मीदें और अपने अंदरूनी विचारों जैसे विषयों को छुआ है। तो आपको इसमें ना भावनाओं का एक विस्तृत कैनवास सा दिखता है। अच्छा, जैसे कहीं खुशी और उत्साह है, तो कहीं दर्द और पीड़ा की भी झलक है। कहीं सपनों की ऊंची उड़ान है, तो कहीं गहरे आत्ममंथन के क्षण भी हैं। ये जो विविधता है ना, यही इसे एक मानवीय दस्तावेज बनाती है मेरे ख्याल से। हाँ, ये मानवीय पहलू। इसी सिलसिले में एक बात जो ध्यान खींचती है, वो पुस्तक की भूमिका में लेखक का अपना कथन है। उन्होंने लिखा है कि ये लेखन प्रक्रिया उनके लिए कैथार्टिक रही है, मतलब भावनात्मक रूप से शुद्ध करने वाली, मुक्ति देने वाली। हाँ, कैथार्टिक। ये शब्द अपने आप में काफी वजन रखता है ना। हाँ। खासकर जब हम उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो लगातार सार्वजनिक जांच और दबाव में रहता है। हाँ, ये कैथार्सिस वाला बिंदु वाकई महत्वपूर्ण है। ये संकेत देता है कि शायद ये लेखन भावनाओं को प्रोसेस करने का, उन्हें समझने का और शायद उनसे कुछ हद तक दूरी बनाने का एक माध्यम रहा होगा उनके लिए। और ये भावना, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, पुस्तक के मुख्य विषयों में गहराई से उतरती भी है। अगर हम इन स्रोतों के आधार पर एक बड़ी तस्वीर देखें तो कुछ खास विषय या थीम बार बार उभर कर आते हैं। कौन कौन से विषय हैं वो? देखिए, पहला और शायद सबसे प्रमुख विषय है आंतरिक संघर्ष और आत्मनिरीक्षण। स्रोत बताते हैं कि कई कविताएं लेखक के मन के अंदर चल रहे द्वंद्वों, कश्मकश, उनकी निजी डर और उनकी आकांक्षाओं को सामने लाती हैं। अच्छा। ये उस व्यक्ति की तस्वीर पेश करता है जो बाहरी दुनिया की नजरों से परे अपने भीतर की दुनिया में खुद से संवाद कर रहा है, शायद अपनी कमजोरियों और ताकतों का आकलन कर रहा है। ये एक तरह का आईना है जिसमें व्यक्ति खुद को देखता है, लेकिन वो ये संकेत जरूर देते हैं कि ये बहुआयामी है। इसमें व्यक्तिगत भावनाओं का सामना करना, उम्मीदों का बोझ महसूस करना और शायद अपने ही आदर्शों के साथ जद्दोजहद करना, ये सब शामिल हो सकता है। और ये आत्मनिरीक्षण सिर्फ उदासी भरा नहीं है, इसमें आत्मखोज और विकास की प्रक्रिया भी निहित लगती है, जैसा कि कविताओं के बदलते मूड से पता चलता है। समझ गया। तो एक तरफ ये आंतरिक उथल पुथल है और इसके बीच एक और विषय जो उभरता है वो है प्रकृति और जीवन का सौंदर्य। ऐसा लगता है जैसे बाहरी दुनिया की सुंदरता एक तरह का सुकून या प्रेरणा देती है। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि कई रचनाएं प्रकृति के दृश्यों पर केंद्रित हैं। हो सकता है वो उगते सूरज का वर्णन हो, या बारिश की बूंदों का संगीत हो, या बस फूलों का खिलना। हाँ। साथ ही दैनिक जीवन की छोटी छोटी खुशियां, साधारण पलों की सुंदरता, उसका भी जिक्र मिलता है। ये दिखाता है कि गहन विचारों और जिम्मेदारियों के बीच भी जीवन के सरल और सहज सौंदर्य को देखने और सराहने की एक प्रवृत्ति मौजूद है। प्रकृति यहाँ शायद एक पृष्ठभूमि से ज्यादा है,
संभवतः ये स्थिरता और शांति का प्रतीक है। ये एक दिलचस्प संतुलन बनाता है, एक तरफ मन का आंतरिक संघर्ष और दूसरी तरफ बाहरी दुनिया की शांति और सुंदरता। लेकिन फिर एक तीसरा विषय भी है जो इस तस्वीर को पूरा करता है, जीवन के दबाव और चुनौतियां। हाँ, और ये शायद सबसे अपेक्षित विषय है किसी भी सार्वजनिक हस्ती के लेखन में, है ना? स्रोत बताते हैं कि कुछ कविताएं सार्वजनिक जीवन की भारी जिम्मेदारियों, अपेक्षाओं के बोझ और इसके कारण पैदा होने वाले तनावों की ओर इशारा करती हैं। अच्छा, ये सिर्फ राजनीतिक दबाव नहीं, बल्कि शायद मानवीय स्तर पर महसूस किया गया अकेलापन या निरंतर जांच के दायरे में रहने की भावना, जी, वो भी हो सकती है। जी, इन रचनाओं में व्यक्तिगत भावनाओं और बाहरी दुनिया की मांगों के बीच का तनाव महसूस होता है। तो ये सिर्फ सफलताओं या दृढ़ता का ही बखान नहीं है, बल्कि उस यात्रा में आने वाली चुनौतियों और दबावों की स्वीकृति भी है इसमें। ये पहलू इसे और ज्यादा वास्तविक बनाता है ना? निश्चित रूप से। और इसी यथार्थ के बीच से चौथा महत्वपूर्ण विषय उभरता है, उम्मीद और धैर्य। चुनौतियों और दबावों के वर्णन के बावजूद कई कविताओं में, जैसा कि स्रोत बताते हैं, आशा, धीरज और दृढ़ता का एक मजबूत संदेश है। उम्मीद और धैर्य। हाँ, ये संदेश है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और मजबूती से आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये महज एक सकारात्मक सोच नहीं, बल्कि शायद मुश्किल हालात से जूझ कर हासिल की गई एक आंतरिक शक्ति का प्रतिबिंब है। तो ये 4 विषय, आंतरिक संघर्ष, प्रकृति का सौंदर्य, जीवन के दबाव और उम्मीद, ये मिलकर एक जटिल लेकिन मानवीय तस्वीर बनाते हैं। अब बात करते हैं कि ये सब कहा कैसे गया है। एक और पहलू जिस पर स्रोत ध्यान दिलाते हैं वो है भाषा और शैली की सादगी। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अवलोकन है। स्रोतों के अनुसार ऐसा लगता है कि लेखक ने जानबूझकर जटिल साहित्यिक भाषा या भारी अलंकारों से परहेज किया है। अच्छा। हाँ, इसके बजाय भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सरल, सीधी और स्पष्ट भाषा का उपयोग किया गया है। इसका एक प्रभाव ये हो सकता है कि पाठक सीधे तौर पर भावनाओं से जुड़ पाता है, बिना भाषा की परतों में उलझे। ये शैली शायद ईमानदारी और प्रत्यक्षता का आभास देती है। क्या इस सादगी का कोई गहरा अर्थ हो सकता है? क्या ये इस विचार से जुड़ा है कि गहरी भावनाएं अक्सर सरल शब्दों में ही सबसे अच्छी तरह व्यक्त होती हैं, या ये जानबूझकर एक व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचने का प्रयास है? क्या लगता है? देखिए, ये अटकलबाजी होगी, क्योंकि स्रोत सीधे तौर पर लेखक के इरादे पर टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, दोनों बातें संभव है। सरल भाषा अक्सर भावनाओं को ज्यादा प्रभावी ढंग से संप्रेषित करती है, ये तो है। हाँ। साथ ही ये भी सच है कि एक सीधी साधी शैली ज्यादा लोगों को जोड़ने में सक्षम होती है। शायद ये सादगी उन जटिल विचारों और दबावों के ठीक विपरीत खड़ी है जिनका जिक्र कविताओं में है। एक तरह का संतुलन साधने का प्रयास। दिलचस्प। तो अगर हम इन सभी धागों को एक साथ पिरोएं, ये भावनात्मक खुलापन, प्रकृति से जुड़ाव, दबावों की स्वीकृति, उम्मीद का संदेश और ये सरल अभिव्यक्ति, तो ये संग्रह हमें लेखक के बारे में क्या बताता है, खासकर उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व के संदर्भ में? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ निष्कर्ष दिलचस्प हो जाता है। स्रोत इस बात पर सहमत लगते हैं कि ये संग्रह लेखक के एक अधिक संवेदनशील, निजी और विचारशील पक्ष को उजागर करता है। संवेदनशील और विचारशील पक्ष। हाँ, ये वो पक्ष है जो शायद उनके सार्वजनिक मंचों पर दिखाई देने वाले दृढ़ और निर्णायक व्यक्तित्व से थोड़ा अलग या कम परिचित है। ये पुस्तक एक लीडर के भीतर की उस मानवीय संवेदना को दर्शाती है, वो व्यक्ति जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर भावनाओं का एक समुद्र रखता है और उसे व्यक्त करने का साहस भी। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि सार्वजनिक छवि और निजी वास्तविकता के बीच एक पुल का काम करता है। हाँ, कुछ हद तक बिल्कुल कह सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सार्वजनिक हस्तियां भी जटिल इंसान होती हैं, जिनमें भावनाओं की कई परतें होती हैं। ये संग्रह स्रोतों के अनुसार उस आंतरिक दुनिया की एक खिड़की प्रदान करता है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों से भी जूझता है और उन्हें अभिव्यक्त करने के तरीके ढूंढता है। ये विरोधाभास नहीं, बल्कि व्यक्तित्व की समग्रता का एक हिस्सा है। ये वाकई एक दिलचस्प नजरिया है। कला अक्सर हमें किसी व्यक्ति या मुद्दे के उन पहलुओं से रूबरू कराती है जो अन्यथा छिपे रहलाते हैं। बिल्कुल, और यही कला की ताकत है ना?
ये हमें सहानुभूति विकसित करने, अलग अलग दृष्टिकोण समझने और मानवीय अनुभव की जटिलता को सराहने में मदद करती है। इस मामले में ये कविताएं पाठक को लेखक के सार्वजनिक व्यक्तित्व से परे जाकर उनके विचारों और भावनाओं की दुनिया में झांकने का अवसर देती हैं, जैसा कि उन्हें पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। तो संक्षेप में कहें तो लेटर्स टू सेल्फ का ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि ये नरेंद्र मोदी की कविताओं का एक संग्रह है, जो उनके कई सालों के व्यक्तिगत चिंतन और भावनात्मक यात्रा को दर्शाता है। इसमें आंतरिक संघर्ष, प्रकृति प्रेम, जीवन के दबाव और चुनौतियां, इनके साथ साथ उम्मीद और धैर्य जैसे विषय सरल और सीधी भाषा में व्यक्त किए गए हैं। हाँ। और ये उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व के साथ साथ एक निजी, संवेदनशील पक्ष की झलक प्रस्तुत करता है। हाँ, बिल्कुल सही सारांश है। और ये हमें एक व्यापक प्रश्न पर सोचने के लिए भी प्रेरित करता है, जिस पर हमारे श्रोता भी विचार कर सकते हैं। क्या प्रश्न है वो? कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्तियों के लिए इस तरह की आत्म-अभिव्यक्ति, चाहे वो कविता हो, चित्रकला हो या संगीत, इसके असल में मायने क्या हैं? जब कोई नेता या प्रसिद्ध व्यक्ति अपनी कला के जरिए अपने अंतरतम एहसासों को दुनिया के सामने रखता है, तो समाज उसे कैसे देखता है? ये सोचने वाली बात है। और कला किस हद तक एक व्यक्ति के सार्वजनिक चेहरे और उसकी निजी भावनाओं के बीच की खाई को पाट सकती है, या शायद उस जुड़ाव को और गहरा कर सकती है? ये सोचने के लिए एक गहरा बिंदु है कि कला कैसे हमें किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो कितना भी बड़ा या प्रसिद्ध क्यों ना हो, उसके मानवीय पक्ष को समझने में मदद करती है। बिल्कुल, एक बहुत ही दिलचस्प विचार जिसके साथ हम आज की चर्चा समाप्त कर सकते हैं।